राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कशिश की शादी पल्लव से हुई थी। कशिश के ससुराल में उसकी सास कामिनी देवी, ननद केसर, नंदोई सुजाय और उसका पति पल्लव थे। सुजाय और पल्लव का संयुक्त बिजनेस था और यह सारे एक ही घर में रहते थे क्योंकि दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस करते थे और घर भी पार्टनरशिप में ले रखा था। सारा कुछ दोनों ने आधा आधा कर रखा था। शादी के बाद जब कशिश अपने ससुराल में रहने लगी तो उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि उसकी ननद केसर इसी घर में रहती थी और वह कोई उसका मायका नहीं बल्कि अपना खुद का घर था जिसे संयुक्त रूप से दोनों के पति ने खड़ा किया था। तो उनके बीच में एक ननद भाभी का रिश्ता ना होकर प्रतिद्वंदी वाला रिश्ता हो रखा था। केसर खुद को उस घर की मालकिन समझती थी और कशिश को कुछ नहीं समझती थी, जबकि कशिश भी उस घर की बहू थी और उस घर के आधे संपत्ति की मालकिन थी। लेकिन क्योंकि केसर उस घर की बेटी थी तो दोनों माँ बेटी मिलकर एक हो जाती थी और कशिश को हर तरह से नीचा दिखाती रहती थी। पल्लव अपनी माँ और बहन की बातों में आ जाता था और कशिश को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। कशिश का हाल उस घर में एक नौकरानी जैसा हो गया था और मुख्य मालकिन केसर बनकर रहती थी। पल्लव को यह समझ में नहीं आता था कि अब उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी का भी कुछ सम्मान है जिसकी रक्षा उसे करनी है। शादी के पहले वह जिस तरह से रहता था और सिर्फ बिजनेस से अपना मतलब रखता था, अभी भी वह वैसे ही रह रहा था और उसकी माँ और बहन उसके लिए अपनी थी। वह यह समझ ही नहीं पा रहा था कि कशिश भी अब उसकी अपनी है और उसके प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। केसर हर तरह से कोशिश को दबाती रहती थी। अपने ही घर में कशिश एक मेहमान बनकर रह गई थी। कई बार वह पल्लव से बोलती थी कि बिजनेस तो एक साथ है, ठीक है, पर कम से कम घर अलग अलग करो। एक घर में दो मालकिन नहीं रह सकते। तो पल्लव साफ साफ कहता था, तुमसे किसने कह दिया कि तुम मालकिन हो? इस घर की मालकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी है। तुम चुपचाप अपने काम से काम रखो। और तुम्हें दिक्कत क्या है? आज तक तो हम सब एक साथ रह रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी और अब तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है, जबकि हम सबको अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। पल्लव किसी भी तरह से कशिश की परेशानी समझ नहीं रहा था। उधर कशिश की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वह अपनी मर्जी से एक कप चाय भी नहीं बना सकती थी जब तक उसकी सास और ननद उसे इजाजत ना दे। कशिश को यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह अपने मायके में भी इस बारे में बात करती थी। माँ बाप को लगा था इतना बड़ा बिजनेस है, सब कुछ ठीक होगा, पर इस परेशानी के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था कि जब एक ही घर में जब ननद और भाभी दोनों रहेंगी तो जाहिर सी बात है टकराव तो होगा ही और माँ हमेशा अपनी बेटी का ही साथ देगी, ना कि बहू का। अब यह परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। केसर को कशिश को परेशान करके एक अलग ही मजा मिलता था और उसे ऐसा लगता था कि वह इस घर की मालकिन है और कशिश उसकी नौकर। पल्लव भी पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में था ही और उसका खुद का पति भी। माँ भी उसका ही साथ देती। इसलिए केसर का यह सोचना था कि कशिश को मेरे हिसाब से ही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। कशिश को समझ में आ गया था कि पल्लव को समझाना बहुत ही मुश्किल है। एक बार एक छोटी सी बात को लेकर केसर में सबके सामने कशिश की बहुत बेइज्जती की, जिसकी वजह से कशिश बहुत दुखी हुई। उसने पल्लव से बोला, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मुझे अलग घर लेकर दो। तुम क्या बिजनेस करते हो? किसके साथ करते हो? मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बहन के साथ अब इस घर में एक दिन भी नहीं रह सकती। पल्लव किसी भी तरह से कशिश से बात मानने को तैयार नहीं था क्योंकि केसर और उसकी माँ कामिनी देवी ने उसे अच्छे से समझा दिया था कि उसकी पत्नी उसे लेकर अलग होना चाहती है क्योंकि वह संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती है और अपनी मन मर्जी से ऐश मौज की जिंदगी जीना चाहती है। वह एक कामचोर औरत है, इसलिए यहाँ से भागना चाहती है।
पल्लव किसी भी हाल में अपनी माँ से अलग होने की सोच भी नहीं सकता था और कामिनी देवी किसी भी हाल में अपनी बेटी से अलग होने की सोच भी नहीं सकती थी। वह तो बहुत खुश थी कि उनकी बेटी और बेटा दोनों उनके साथ रहते हैं और वह उन दोनों का अगर अलग होने देंगी तो जाहिर सी बात है उन्हें अपने बेटे के साथ रहना पड़ेगा या फिर चाहे तो अपनी बेटी के साथ भी रह सकती हैं। पर वह दोनों का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी पल्लव को कशिश के खिलाफ भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कशिश भी गुस्से में अपने मायके चली गई। कशिश के मायके वालों ने भी पल्लव को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पल्लव किसी भी तरह से समझने को तैयार नहीं था। उधर कामिनी देवी को भी अच्छे से समझ में आ गया था कि अगर उन्होंने पल्लव और कशिश के बीच समझौता करवाया तो कशिश पक्का पल्लव को लेकर अलग हो जाएगी और फिर उन्हें या तो अपने बेटे के साथ या फिर अपनी बेटी के साथ रहना पड़ेगा। इसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने पल्लव और कशिश का रिश्ता सुधारने की कोई कोशिश नहीं की और बात बिगड़ती गई। केसर और कामिनी देवी ने पल्लव के कान भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी और पल्लव के मन में कशिश के लिए नफरत बढ़ती गई, क्योंकि उसके लिए हर हाल में उसकी माँ और बहन सही थे। कशिश को भी पता था कि उसके ससुराल के जो हाल हैं वहां रहना संभव नहीं है। उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी, क्योंकि केसर कभी उससे चैन से रहने नहीं देगी जब तक कि पल्लव एक अलग घर लेकर अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता, जिसके लिए पल्लव किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था। बात तलाक तक आ चुकी थी। कशिश ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। वह और उसके माँ बाप कभी नहीं चाहते थे कि उसका तलाक हो, लेकिन केसर और कामिनी देवी को पता था कि अगर तलाक नहीं होगा तो कशिश एक ना एक दिन पल्लव को उनसे अलग करके रहेगी। इसलिए कामिनी देवी ने सोच लिया था कि वह कशिश से पल्लव का तलाक करवा देंगी और कुछ दिनों बाद कोई सीधी सादी लड़की खोजकर पल्लव की दूसरी शादी कर देंगी, जो अपना ज्यादा दिमाग ना चलाए और उनके हिसाब से रहे। कशिश ने भी सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया और दोबारा से एक बार अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगी। एक तरफ उसके तलाक का केस चल रहा था, दूसरी तरफ वह अपनी पढ़ाई में दिन रात एक किए हुए थी, क्योंकि उसे पता था उसकी जिंदगी खराब हो चुकी है और कोई मायके में जीवन भर नहीं रह सकता। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। तलाक का केस लगभग खत्म होने वाला था और कशिश ने अपने पति से अच्छा खासा कंपनसेशन मांगा था, क्योंकि आखिर उसने सच में उसकी जिंदगी खराब की थी अपनी माँ और बहन की बातों में आकर। लेकिन केसर और उसका पति सुजाय बहुत चालू किस्म के इंसान थे और वह 1 रुपया भी कशिश को देने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने अलग तरीके से दिमाग चलाया। केसर ने कामिनी देवी और पल्लव को अच्छे से समझाया कि आखिर कशिश से तुम रिश्ता कितना पुराना है जो तुम अपने घर की इतनी बड़ी रकम उसे दे दोगे, जिसके साथ अब तुम्हें रहना भी नहीं है। एक काम करो, तुम सारा बिजनेस, घर और सारी प्रॉपर्टी सुजाय के नाम पर कर दो। तुम जब खुद कंगाल रहोगे तो कंपनसेशन में क्या दोगे? कामिनी देवी को भी यह बात ठीक लगी और पल्लव तो वही करता था जो केसर और कामिनी देवी उसे समझाती थी। पल्लव ने अपने हक की सारी प्रॉपर्टी सुजाय के नाम पर कर दी और कानूनी रूप से अब पल्लव के पास कुछ भी नहीं था। पल्लव ने बहुत आसानी से कोर्ट में साबित कर दिया कि वह खुद कंगाल है, उसके पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो वह कशिश को क्या ही दे सकता है। कशिश को भी इन लोगों की चालाकी समझ में आ चुकी थी, पर वह क्या करती। इसी बीच कशिश का चयन इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट पर हो गया और उसने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। उसे पता था केसर और सुजाय कितने शातिर हैं, इसलिए उसने चुपचाप पल्लव से तलाक ले लिया बिना किसी कंपनसेशन के। अब सब लोग बहुत खुश थे। कशिश भी अपनी नौकरी से संतुष्ट थी
और नौकरी लगने के बाद अपने मायके के पास ही एक किराए का मकान लेकर वह रहने लगी। उधर कामिनी देवी ने सोचा कि अब पल्लव की किसी सीधी सादी लड़की से शादी कर देते हैं। उन्होंने कई जगह पल्लव के शादी की बात चलाई। बात तो बन जाती थी, लेकिन फिर लड़का क्या करता है पर बात आकर अटक जाती थी, क्योंकि यह बात फैल चुकी थी कि सारा कुछ सुजाय और केसर का है, पल्लव का कुछ भी नहीं है। कामिनी देवी ने केसर से कहा कि अब तो कशिश पल्लव की जिंदगी से निकल चुकी है और मेरा बेटा अकेला तो रहेगा नहीं। शादी तो इसकी करनी है, तो तुम इसकी प्रॉपर्टी वापस इसके नाम पर कर दो ताकि इसकी शादी हो सके। केसर और सुजाय ने बोला, लेकिन मम्मी, अगर फिर कल को ऐसी ही कोई लड़की आ गई तो फिर यही सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन कोशिश कीजिए, शादी तो हो ही जाएगी। बार बार यह सब परेशानियां होने से अच्छा है कि सब कुछ सुजाय के नाम पर ही रहे। कामिनी देवी को अपनी बेटी और दामाद पर अंधा भरोसा था और पल्लव को भी अपनी माँ पर भरोसा था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी पल्लव की दूसरी शादी नहीं हो पा रही थी। इधर केसर और सुजाय अब खुद को इस घर का मुख्य कर्ता धर्ता समझ रहे थे। घर में पूरी तरह से केसर ने अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया था। वह कामिनी देवी को भी कुछ नहीं समझती थी और उधर दुकान में सुजाय ने पल्लव को एक नौकर समझना शुरू कर दिया था और बात बात पर स्टाफ के सामने ही पल्लव को अक्सर डांट देता था। पल्लव और कामिनी देवी को यह सब कुछ बड़ा अटपटा लग रहा था। जब कशिश के साथ यह सब कुछ होता था तब तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब जब खुद के साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन छोटी सी बात पर सुजाय ने दुकान पर पल्लव की बहुत बेइज्जती की। पल्लव को बहुत जोर का गुस्सा आया और उसने घर आने पर बहुत बड़ा हंगामा किया और केसर और सुजाय से बोला, अब मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना। मैं माँ को लेकर अलग घर में रहूंगा और मेरा सारा बिजनेस वापस मेरे नाम पर करो। कशिश ठीक कहती थी, तुम लोग बहुत चालाक हो और हमें अपना नौकर समझते हो। तुम्हारी बातों में आकर मैंने कशिश से तलाक ले लिया और इतना पैसा होने के बावजूद भी उसे कुछ कंपनसेशन नहीं दिया जो कि उसका हक बनता था। चलो अब मेरा सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी मेरे नाम पर वापस करो। अब जब इतना खुलकर बात हो ही गई तो केसर और सुजाय ने भी अपना असली रंग दिखा दिया। केसर ने बोला, कौन सी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी? यह सारा कुछ मेरा और मेरे पति का है। तुम दोनों कौन होते हो यह बोलने वाले कि हम यह सब कुछ तुम्हारे नाम करें? सारा कुछ मेरे पति के नाम पर है और सिर्फ मेरे पति का है। कामिनी देवी को अपनी प्यारी बेटी और दामाद से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बोला, पागल हो गई है क्या केसर? यह सब कुछ तेरे पति का कैसे हो गया? यह सब कुछ आधा मेरे बेटे का है जो हमने कशिश को कंपनसेशन ना देने के लिए तुम्हारे पति के नाम पर किया था। केसर ने बोला, वह सब मुझे कुछ नहीं पता। अब सब कुछ मेरे पति के नाम पर है और मेरे पति का है। तुम लोगों को हमारे साथ रहकर काम करना है और इस घर में रहना है तो रह सकते हो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। यह सुनकर पल्लव और कामिनी देवी को यकीन नहीं हुआ कि केसर और सुजाय उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। सुजाय ने भी बोल दिया, अगर दुकान में काम करना है तो कर सकते हो, जैसे बाकी स्टाफ को मैं सैलरी देता हूँ तुम्हें भी कुछ सैलरी दे दिया करूँगा और इस घर में भी रह सकते हो, लेकिन मालिक बनकर नहीं बल्कि मेरे स्टाफ बनकर। भूल जाओ कि तुम इस घर और दुकान के कभी मालिक थे। आज पल्लव और कामिनी देवी को समझ में आ रहा था कि केसर और सुजाय कितने शातिर हैं और कितनी चालाकी से उन लोगों ने कशिश को उसकी जिंदगी से निकाल फेंका, क्योंकि वह यह सब कुछ महसूस कर चुकी थी जिसे पल्लव और कामिनी देवी आज महसूस कर रहे थे। कामिनी देवी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्यारी बेटी इतनी नीच हो सकती है, लेकिन यह सच था। पल्लव अब एक पल भी उसे घर में रहना नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत बेइज्जती हो चुकी थी उसकी और कानूनन सुजाय और केसर बिल्कुल सही थे।
तो वह उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था। पल्लव ने कामिनी देवी से कहा, माँ, यहाँ से चलते हैं। भले हम सड़क किनारे रह लेंगे, लेकिन मैं इन लोगों के साथ में अब नहीं रह सकता। इन लोगों ने रिश्तों को तार तार कर दिया और साथ ही मुझे यह भी समझा दिया कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया था। पल्लव अपनी माँ को लेकर घर से निकल पड़ा, लेकिन कहाँ जाता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने आप ही उसके कदम कशिश के घर की तरफ चल पड़े। कशिश ने जब पल्लव और कामिनी देवी को देखा तो उसे समझ में नहीं आया कि वह लोग इतनी रात गए उसके घर क्या करने आए हैं। फिर भी मानवता बस उसने उन लोगों को अंदर बिठाया और सारी बातें पूछी। सारी बात जानकर कशिश ने बोला, यह तो आप लोगों के कर्मों का फल है जो आज आप लोग भुगत रहे हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे साथ तो पहले ही आप लोगों ने बहुत गलत किया है। पल्लव और कामिनी देवी कशिश से माफी मांग रहे थे। कशिश को उनके ऊपर दया आ रही थी। अभी भी कहीं ना कहीं पल्लव के लिए कशिश के दिल में प्यार था, जो कि उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। और आज पल्लव की आंखों में भी कशिश के लिए प्यार नजर आ रहा था। कामिनी देवी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने कशिश से माफी मांगी और बोली, मैंने तुम दोनों का रिश्ता तुड़वाया था। आज मैं चाहती हूँ तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। पल्लव की काबिलियत मैं जानती हूँ, वह फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर लेगा, लेकिन अब तुम लोगों के बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा, इसका वादा करती हूँ मैं। कशिश ने अपनी मम्मी पापा को फोन करके सारी बातें बताई। उन लोगों ने भी यही राय दी कि तुम दोनों दोबारा से एक हो जाओ और मिलकर सारी मुसीबतों का सामना करो। कशिश और पल्लव ने अगले दिन मंदिर में दोबारा अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ शादी कर ली। कशिश ने पल्लव से बोला, इतनी आसानी से उन्हें छोड़ना बेवकूफी होगी। मुझे पता है आप बहुत काबिल हो और अपना दूसरा बिजनेस आप खड़ा कर लोगे, लेकिन उन्हें सबक सिखाना तो बनता है। कामिनी देवी भी अपनी बेटी और दामाद के इस धोखे से बहुत आहत थी और उनका भी कहना था कि अगर संभव हो सके तो उन्हें सबक जरूर सिखाओ। कशिश ने पल्लव से पूछा कि आपने इतने दिनों बिजनेस संभाला है तो आपको उसका एक एक लूप होल का पता होगा, क्योंकि हर बिजनेसमैन टैक्स बचाने के लिए बहुत तरह से पैसे इस्तेमाल करता है। इसकी सारी जानकारी आपको होगी। अब इस लूप होल में हम उन लोगों को लाइन पर लाएंगे। पल्लव ने अपने बिजनेस का एक एक सीक्रेट कशिश को बता दिया। कशिश सीधा सुजाय के ऑफिस पहुंची और वहां जाकर बोली, तुमने टैक्स बचाने के लिए कौन कौन सी तिड़कमबाजी किए हैं? मुझे हर एक चीज की डिटेल पता है और अगर मैं चाहूँ तो अभी का अभी तुम्हारे इस दुकान पर इनकम टैक्स की रेड मारकर सारा कुछ जब्त कर सकती हूँ। तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट, लॉकर और घर सीज कर सकती हूँ। साथ ही साथ यह सब कुछ तुम्हारे नाम पर है, तो तुम्हें जेल की हवा खिलाने के लिए भी यह सब कुछ काफी होगा। कहकर कशिश ने वह सारी गुप्त बातें जो कि पल्लव ने उसे बताई थी सुजाय के सामने रख दी और बोला, बहुत टैक्स चुरा रखा है तुमने गवर्नमेंट का, जिसे मैं अभी चाहूँ तो निकलवा लूं और साथ ही साथ तुझे अंदर भी करवा दूं। सुजाय को समझ में आ गया था कि वह अपने ही बुने जाल में फंस चुका है और यह भी पता था कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो सारा बिजनेस उसके नाम पर है, इसलिए वही जेल जाएगा। उसने कशिश से बोला, कुछ पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दो। वैसे भी तुम्हें क्या, तुम्हारा और पल्लव का तो तलाक हो चुका है। कशिश ने बोला, एक बात बताऊं, मैं इस वक्त यहाँ आई जरूर हूँ, लेकिन एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर नहीं, बल्कि एक पत्नी बनकर। कहकर कशिश ने अपनी मांग में लगा हुआ सिंदूर सुजाय को दिखा दिया और बोला, पल्लव के नाम का सिंदूर फिर से मेरी मांग में सज चुका है, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन अब तुम लोगों को तुम्हारी गलती का एहसास एक पत्नी करवाएगी। अभी तो मैं पल्लव की पत्नी बनकर आई हूँ, लेकिन कल मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर आऊंगी, फिर तुम्हारा क्या होगा सोच लेना। सुजाय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कशिश वहां से जा चुकी थी। थोड़ी देर के बाद केसर और सुजाय कशिश के घर के बाहर खड़े थे।
कशिश ने उन्हें अंदर बुलाना भी जरूरी नहीं समझा और बाहर ही पल्लव और कामिनी देवी के साथ उनसे बात करने के लिए आई। केसर ने कामिनी देवी से कहा, माँ देखो, तुम्हारी बहू हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रही है और हमें जेल भेजने की धमकी दे रही है। समझाओ जरा अपनी बहू को। कामिनी देवी ने केसर को एक जोरदार तमाचा लगाया और कशिश से बोला, बहू तुमने सिर्फ इन्हें धमकी दी, मैं इन दोनों को जेल के अंदर देखना चाहती हूँ। कशिश ने बोला, जल्दी ही आपकी वह इच्छा भी पूरी हो जाएगी मम्मी, बस कुछ दिन रुकिए। सुजाय और केसर को समझ में आ चुका था कि अब कामिनी देवी और पल्लव उनके किसी झांसे में नहीं आएंगे, क्योंकि आखिर उन्होंने खुद अपना असली रंग उन लोगों को दिखाया था। सुजाय ने कशिश के हाथ जोड़ लिए और बोला, प्लीज यह सब कुछ यहीं खत्म कर दो। मैं पल्लव का सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी जो मैंने उससे बेईमानी से हड़पा था उसके नाम वापस करने को तैयार हूँ। केसर ने भी कशिश से माफी मांगी और बोली, भाभी मैंने बहुत गलती की है, मुझे माफ कर दो। हम सारा कुछ वापस करने को तैयार हैं, बस हमें बख्श दो, हम जेल नहीं जाना चाहते। कशिश ने पल्लव से बोला, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आप सोच लो इनके साथ क्या करना है। मेरे साथ आपने गलत किया था, इसलिए मैंने सोच लिया है कि अगर आप इन्हें माफ करके अपना बिजनेस वापस लेना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, बिजनेस भी अलग अलग होगा और घर भी अलग अलग होंगे, सब कुछ बराबर बराबर बटेगा, नए सिरे से। पल्लव ने बोला, बिल्कुल, अब वही होगा जो मेरी पत्नी चाहेगी। कामिनी देवी ने भी बोला, हाँ वही होगा जो मेरे बेटे बहू चाहेंगे और मैं अपने बेटे बहू के साथ ही रहना चाहती हूँ। समाज के बने कुछ नियम हैं जो उसी तरह से चलाए जाएं, तभी रिश्ते और अच्छे और सुचारू रूप से चलते हैं। शादी के बाद बेटियां ससुराल में अपने पति के साथ ही अच्छी लगती हैं, ना कि मायके में, और बेटी दामाद को भी कभी कभी मेहमान बनकर घर आना चाहिए, ना कि एक ही घर में सबको बसा लेना चाहिए, नहीं तो रिश्ते तार तार होंगे ही होंगे। मेरी गलती थी कि मैंने अपनी बेटी और बेटे के मुंह में दोनों को एक साथ रख रही थी, जिसकी वजह से आज मेरे बेटे और बेटी आपस में दुश्मन बन चुके हैं और मेरे बेटे का तो मैंने परिवार ही अपनी गलतियों की वजह से उजाड़ दिया था, लेकिन ईश्वर की दया से सब कुछ वक्त रहते संभल गया। पर मेरी बेटी और दामाद के लालच ने एक भाई बहन का रिश्ता और एक माँ बेटी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी और आज मैं अपनी गलती भी मानती हूँ। समाज के बनाए गए नियम जो युगों युगों से चले आ रहे हैं और युगों युगों तक चलेंगे, उन्हें उसी तरह से चलते रहने देना चाहिए, ना कि अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें फेर बदल करना चाहिए, नहीं तो तबाही निश्चित है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।